Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video I'm going to explain you about the topic BEGE 142 Understanding Drama. So basically इसके जो है हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं. So हम जो है पिछले 2 साल के पिछले प्रीवियस 2 इयर्स के पेपर को हम डिस्कस करेंगे जो हाँ. और अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 में है या फिर दिसंबर 2026 में है, so this video is going to be the one of the most important video for your exam. And if you are new on this channel, then you can subscribe and press the bell icon for more updates. And if you have any kind of doubt regarding this video, it's like from notes or any questions, so you can ask it clearly, right? So अगर आपको directly मुझसे पूछना है, so मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर भी जाके विजिट कर सकते हैं. मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अमर कुमार, AMAR अमर कुमार द एजुकेटर. सो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करेंगे अमर कुमार द एजुकेटर, तो सबसे पहले आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा. वहाँ पे आपको और भी इग्नो से रिलेटेड और भी इंग्लिश स्पीकिंग और भी बहुत कुछ से रिलेटेड आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएगी. तो आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियोस पे. सो BEGE 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा. सो सबसे पहले हम जून एग्ज़ाम 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे, राइट? सो सबसे पहले तो आप जब पेपर सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है एटलीस्ट अबाउट 200 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग पर्टिकुलर टॉपिक्स. सो सबसे पहले पूछ लेगा आपका मिडीवल प्लेस, राइट? सो ये टॉपिक है, सो इसके ऊपर आपको लिखना है. सो चलिए शुरू करते हैं. मिडीवल प्लेस वर अ मेजर form of drama in Europe during the Middle Ages, 15th to 15th century, closely linked with religious life. They developed from liturgical performances in churches and gradually moved to public spaces, making them accessible to common people. These plays are mainly classified into three types: mystery plays, which dramatized stories from the Bible; miracle plays, which focused on the lives and miracles of saints; and morality plays, which conveyed ethical lessons through allegorical characters like good deeds, vice, and deaths, performed in vernacular languages. They used simple staging and symbolic costumes. Medieval plays played an important role in educating the largely illiterate population and laid the groundwork for the evolution of modern theatre. सो गाइज विद इन अबाउट 100 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, राइट? कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो. अब इसका मतलब समझो. जैसे जो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मिडिवल प्लेस के ऊपर कुछ नोट्स लिखो, तो इसमें बेसिकली अभी तक हमने जितना भी रीडिंग किया, इसमें यही बता रहा है कि जो मिडल एजेस होता है बिटवीन 5th टू 15th सेंचुरी, इस पीरियड के दौरान जो है ना, यूरोप में जो है मिडिवल प्लेस ड्रामा जो है ना एक मेजर फॉर्म थे, जो कि रिलीजियस लाइफ से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली जुड़े हुए थे. सो इनकी शुरुआत जो है ना कहाँ से हुई थी? चर्चेस से हुई थी. चर्चेस से हुई थी इनकी शुरुआत, जो चर्चेस की जो रिलीजियस परफॉर्मेंस से हुई थी, और धीरे धीरे जो है ना ये पब्लिक स्पेसेस में भी परफॉर्म होने लगी. जिससे जो है आम लोग भी जो है ना इन्हें देख सके. इन प्लेस को जो है मेनली जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था. सबसे पहला था मिस्ट्री प्लेस. मिस्ट्री प्लेस में क्या होता था? जिनमें बाइबल की स्टोरीज को जो है ना नाटक के रूप में दिखाया जाता था. दूसरा वाला था मिरेकल प्लेस, जिसमें जो सेंट्स की ज़िंदगी होती थी और उनके जो चमत्कारों पर जो है ना फोकस करते थे. एंड द लास्ट वन इज़ मोरालिटी प्लेस, जहाँ बात होती थी जो गुड डीड्स होती है, जो वाइस होता है और जो डेथ्स होता है, इन जैसे कैरेक्टर्स के थ्रू जो है ना मॉरल लेसन्स देते हैं. दीज आर द 3 प्लेस. सो ये जो है ना वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में जो है ना परफॉर्म होते थे, और इन्हें सिंपल स्टेज और सिंबॉलिक कॉस्ट्यूम्स का यूज़ होता था. उस टाइम की जो मोस्टली अनएजुकेटेड पॉपुलेशन को जो है ना एजुकेट करने में इन मिडिवल प्लेस ने जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और मॉडर्न थिएटर की इसी से शुरुआत का जो है ना बेस बनाया था. इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न थिएटर, राइट? ना बढ़ते हैं सेकंड पे.
So, second is an apron stage is the portion of the theater stage that extends forward beyond the main curtain in line into the audience area. It is especially associated with the theaters of the Elizabeth era, where it formed a key part of the stage design. This projecting platform allowed actors to perform closely to spectators, creating a sense of intimacy and direct interaction because elaborate scenery was limited. Performances relied more on dialogue, gesture, and audience imagination. Gesture and audience imagination. The apron stage also enabled actors to address the audience directly through aside and soliloquies. Even in modern theatre, similar designs, often called thrust stages, are used to enhance engagement and make the theatrical experience more immersive and dynamic. ऑल राइट सो इसमें जो है ना एप्रिल स्टेज की बात हो रही है इसमें बेसिकली एप्रिल स्टेज में क्या होता था सबसे पहले अगर मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाऊं सो एप्रिल स्टेज जो है ना थिएटर स्टेज का वो हिस्सा है वो पोर्शन है जो मेन जो है ना मेन कर्टेन लाइन से आगे है आगे बढ़कर जो है ना ऑडियंस एरिया जैसे जो दर्शकों के बैठने की जगह है तक निकला होता है ये खासकर जो है ना जो एलिजाबेथ का जो एरा था एलिजाबेथ के एरा के थिएटर से जुड़ा हुआ था जहाँ ये स्टेज जो है डिज़ाइन का एक मेन पार्ट होता था सो इससे इससे आगे जो है ना निकले हुए प्लेटफॉर्म की वजह से एक्टर्स हो गए ऑडियंस के बहुत पास आकर जो है ना परफॉर्म कर पाते थे जिससे एक क्लोज कनेक्शन और डायरेक्ट इंटरेक्शन बनता था क्योंकि उस टाइम जो है बहुत ही हैवी सीनरी ये सेट्स नहीं होते थे इसलिए जो परफॉर्मेंसेज जो है ज़्यादातर डायलॉग्स गेस्चर और ऑडियंस की इमेजिनेशन पर डिपेंड करता था उसमें है ना नाउ एप्रिन स्टेज की वजह से जो है ना एक्टर्स जो है असाइड यानी जब एक्टर जो है ना सीक्रेटली ऑडियंस से बात करे और सॉलिलोक्विस मतलब अकेले में लाउड सोचना इन सब के जैसे थ्रू जो है ना डायरेक्टली ऑडियंस से बात कर पाते थे सो मॉडर्न थिएटर जो है इसमें मॉडर्न थिएटर में भी जो है ना इस तरीके के डिज़ाइन यूज़ होते थे जिन्हें अक्सर जो है ना थ्रस्ट स्टेजेस कहा जाता था ताकि ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़े और थिएटर का एक्सपीरियंस ज़्यादा रियल और डायनेमिक लगे नाउ थर्ड है कॉमेडी ऑफ मैनर्स सो अब बढ़ते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स में सो कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट satirizes the behavior customs and social conventions of a particular class especially the upper or aristocratic society. It became highly popular during the restoration period in England, particularly in the late 17th century. These plays are known for their witty dialogue, sharp humor, and clever wordplay rather than physical action. The plots often revolve around themes like love, affairs, marriage, jealousy, and social hypocrisy. Characters are usually stereotyped figures such as the fop, the coquette, the witty hero, and the jealous husband. The main purpose of comedy of manners is to expose the artificiality and moral weakness of fashionable society while entering the audience with sophistication and humor. So, now what's the meaning of this? Let's discuss. So इसमें जो है ना कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है ना ड्रामा का एक ऐसा फॉर्म है जो किसी पर्टिकुलर क्लास या स्पेशली जो है ना अपर या एरिस्टोक्रेटिक एरिस्टोक्रेटिक मतलब क्या होता है समझो यस एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है अमीर सो जो अमीर सोसाइटी का बिहेवियर एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का बिहेवियर कस्टम्स और सोशल रूल्स का जो है ना मजाक उड़ाता है यानी सटायर करता है सो ये इंग्लैंड में जो है ना रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान खासकर जो है लेट 17th सेंचुरी में बहुत ही पॉपुलर हुआ था सो ये प्लेस जो है फिजिकली एक्शन की जगह अपने विटी बोले तो चतुर डायलॉग्स शार्प ह्यूमर और क्लेवर वर्ड प्ले शब्दों का खेल के लिए जाने जाते हैं सो इनकी स्टोरी ज़्यादातर जो है लव अफेयर्स मैरिज जेलेसी बोले तो जलन और सोशल हिपोक्रेसी बोले तो सामाजिक ढोंग जैसे थीम्स के जो है ना इर्द गिर्द घूमती है सो इसमें कैरेक्टर्स अक्सर फिक्स्ड स्टीरियोटाइप्स होते हैं जैसे फॉप दिखावा करने वाला आदमी कॉन्क्वेट फ्लर्ट करने वाली औरत विटी हीरो और जेलेसी हस्बैंड सो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का जो मेन मकसद पता है क्या था फैशनेबल सोसाइटी के दिखावे और उनकी मॉरल कमजोरियों को जो है ना सामने लाना होता है
वो भी ऑडियंस को सोफिस्टिकेटेड ह्यूमर के साथ एंटरटेन करते हुए। नाउ अब आपको गाइस समझ में आ रहा होगा कि आंसर आपको लिखना कैसे है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। देन ट्रेजेडी, सो इसे भी रीड करते हैं। So, tragedy is a serious form of drama that deals with sorrowful and significant themes such as fate, suffering, moral conflict, and human downfall. It originated in ancient Greek theatre and was later developed in the works of dramatists like Sophocles and Euripides. A tragedy usually centers on a tragic hero, a person of high status who experiences a downfall due to a fatal flaw, hamartia, error in judgment, or unavoidable destiny. The events in a tragedy evoke emotions of pity and fear in the audience, leading to catharsis or emotional purification. The plot typically moves towards an unhappy or disastrous ending, often involving death or ruin. Death or ruin. Now, tragedy highlights the limitations of human beings and the powerful influence of fate and circumstances in shaping life. Now, what's the meaning of this? इसमें जो है ना ट्रेजेडी की बात हो रही है। सो ट्रेजेडी ड्रामा का जो है ना एक सीरियस फॉर्म है जो किस्मत, दर्द, बोले तो फेट, सफरिंग और जो मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है और इंसान के जो डाउनफॉल, जैसे जो पतन कहते हैं हम उसे, डाउनफॉल जैसे दुखद और इम्पोर्टेंट थीम्स पर फोकस करता है। इसकी शुरुआत जो है एंसाइंड ग्रीक थिएटर से हुई थी और बाद में जो है ना सोफोकल्स और यूरिपाइड जैसे जो ड्रामेटिस्ट्स के जो है ना वर्क्स में इसका डेवलपमेंट हुआ। एक ट्रेजेडी जनरली जो है ना एक ट्रेजिक हीरो पर बेस्ड होती है जो कि एक हाई स्टेटस वाला इंसान होता है जिसका डाउनफॉल उसकी किसी बड़ी गलती या गलत डिसीजन या अनअवॉइडेबल किस्मत की वजह से होता है। जैसे ट्रेजेडी के इवेंट्स ऑडियंस के अंदर जो है पिटी बोले तो दया, फेयर बोले तो डर के इमोशन जो है ना जगाते हैं, जिससे कैथरिसिस यानी इमोशनल प्योरिफिकेशन होता है, यानी ऑडियंस अपने दुख रिलीज कर पाती है। इसकी स्टोरी जो है ना हमेशा एक दुखद और डिसास्ट्रस एंडिंग की तरफ आगे बढ़ती है जिसमें अक्सर डेथ या बर्बादी होती है। ट्रेजेडी इंसान की जो है ना लिमिटेशंस को और लाइफ को जो है ना सेव करने में किस्मत बोले तो फेट और सर्कमस्टेंसेस के जो है ना पावरफुल रोल हाईलाइट करती है। Now, question number 2. Explain with reference to context the following extract. अब ये explain करना है. For how many years have I been bearing the burden of life? And for how many years have I been looking after this life? So, now अब इसमें आपको जो है अपने रेफरेंस में जो है आंसर इसको देना है। बेसिकली इस लाइन का अगर मैं आपको मतलब बताऊं, इसमें यही कह रहा है कि मैं कितने सालों से ज़िंदगी का बोझ उठा रहा हूँ और कितने सालों से परिवार की देखभाल कर रहा हूँ। इस लाइन का बेसिकली मतलब ये है, पर अब हमें इसे एक्सप्लेन करना है। ऑलराइट, आंसर में लिखा है The given lines express deep emotional exhaustion and sense of lifelong responsibility। यानी ये लाइन जो है एक डीप इमोशनल थकान बोले तो एग्जॉशन और ज़िंदगी भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के एहसास को दिखाती है। The speaker is reflecting on the long period of struggle endured in life and the continuous burden of caring for their family। यानी स्पीकर जो है ना अपनी लाइफ के उस लंबे स्ट्रगल और फैमिली की केयर करने की जो है ना कॉन्टिन्यूसली चलने वाले बोझ के बारे में सोच रहा है। The repetition of the question highlights a feeling of fatigue, regret, and self-pity. It suggests that the speaker feels overburdened by duties that have consumed their entire life, leaving little space for personal happiness or relief। यानी क्वेश्चन के जो है ना क्वेश्चन का बार बार पूछा जाना जो है ना इसकी क्या दिखा रहा है, उसकी थकान दिखा रहा है, उसका पछतावा दिखा रहा है, उसका सेल्फ पिटी बोले तो खुद पर तरस खा रहा है वो। इन सब फीलिंग को जो है ना हाईलाइट करता है। ये बताता है कि स्पीकर अपनी उन ड्यूटीज से जो है ना हद से ज़्यादा दबा हुआ फील कर रहा है जिन्होंने उसकी जो है ना पूरी लाइफ कंज्यूम कर ली, जिससे उसकी पर्सनल खुशी या सुकून के लिए कोई जगह नहीं बची है।
सो आगे बढ़ते हैं. In the context of Thomas Hardy, the mayor of Casterbridge, such expressions closely resemble the mental state of Michael Henchard, who often reflects on his past mistakes and the heavy responsibilities he has carried since youth. Henchard's life is marked by impulsive decision, loss of relationship, and a constant struggle for redemption and control. This emotional outburst reveals his inner turmoil and the psychological pressure of his past actions. So, थॉमस हार्डी के नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज के कंटेक्स्ट में इसमें ये बातें जो है ना माइकल हैंचर्ड की जो है ना मेंटल स्टेट से बहुत मिलती जुलती है, जो अक्सर अपनी पास्ट मिस्टेक्स और यूथ से उठाई गई जो भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जो है ना सोचता है. सो हैंचर्ड की जो लाइफ जो है इम्पल्सिव डिसीजन यानी बिना सोचे समझे लिए गए फैसले, रिलेशनशिप टूटने और रिडेम्पशन बोले तो जो पश्चाताप रहता है और कंट्रोल के लिए लगातार स्ट्रगल से भरी हुई है. सो उसका जो है ना ये इमोशनल आउटबर्स्ट जो है ना उसके अंदर की जो उथल पुथल है और इसके जो पास्ट एक्शंस के जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो सब दिखाता है. Critically, these lines highlights Hardy's tragic version of life where humans beings are often trapped by faith, personal flaws, and irreversible choices. The tone is introspective and sorrowful, emphasizing the loneliness and burden of existence. It also reflects the broader theme of responsibility versus individual desire, showing how duty can become a lifelong emotional weight. No. सो क्रिटिकली अगर देखा जाए तो ये लाइन जो ना हार्डी के लाइफ के ट्रैजिक विजन को हाईलाइट करता है, जहाँ इंसान अक्सर किस्मत, अपनी कमजोरियों और उन चॉइसेस में फंस जाता है जिन्हें जिन्हें जो है ना बदला नहीं जा सकता. इसकी टोन जो है काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव इंट्रोस्पेक्टिव बोले तो आत्मचिंतन वाली और दुखी है, जो अकेलेपन और जिंदा रहने के बोझ पर जो है ना जोर देता है. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और पर्सनल डिज़ायर्स के बीच के कन्फ्लिक्ट जो है ना बड़े थीम को भी दिखाता है. ये बताता है कि कैसे ड्यूटी एक लाइफ लॉन्ग इमोशनल बोझ बन सकता है. नाउ सेकंड, नथिंग बिगर देन दैट, आई एम हिज फादर एंड ही इज़ माई सन, एंड इफ देयर इज समथिंग बिगर देन दैट आई पुट अ बुलेट इन माई हेड. ओके, पहले तो इसका लाइन का मतलब समझते हैं क्या होता है. उससे बड़ा कुछ नहीं, मैं उसका बाप हूँ और वो मेरा बेटा, और अगर इससे बढ़कर कुछ है तो मैं अपने सर में गोली मार लूंगा. क्या लाइन है. ओके, सो नथिंग बिगर देन दैट, आई एम हिज फादर एंड ही इज माई सन, एंड इफ देयर इज समथिंग बिगर देन दैट आई विल पुट अ बुलेट इन माई हेड. वाओ. ऑल राइट, नाउ इसका कंटेक्स्ट समझते हैं. These lines express an intense emotional declaration of paternal love and pride, where the speaker asserts that the bond between father and son is the highest and most sacred relationship. The speaker empathetically states that the nothing in the world is greater than this connection, even the context of saying he would rather die than expect anything superior to it. This exaggerated expression highlights the depth of his feelings and his strong emotional attachment to his son. So, ये लाइंस जो है ना एक पिता बोले तो फादर, एक पिता के प्यार और प्राइड के एक बहुत ही इंटेंस इमोशनल डिक्लेरेशन को एक्सप्रेस करती है, जहाँ स्पीकर जो है ना ये दावा करता है कि बाप और बेटे का जो बॉन्ड जो है ना सबसे ऊंचा और पवित्र रिश्ता है. पवित्र बोले तो सैक्रेड. स्पीकर जो है ना बहुत जोर देकर कहता है कि दुनिया में इस कनेक्शन से बड़ा कुछ नहीं. यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि अगर इससे ऊपर कुछ निकलता है तो वो उसे एक्सेप्ट करने के बजाय मरना पसंद करेंगे. सो ये एग्जैगरेटेड एग्जैगरेटेड मतलब बोले तो बड़ा चढ़ाकर बोला गया एक्सप्रेशन उसकी फीलिंग्स की गहराई और अपने बेटे से उसके जो है ना स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट को हाईलाइट करता है. In the context of Thomas Hardy, the mayor of Casterbridge, such sentiments reflect the complex and often conflicting relationship between Michael Henchard and his daughter Elizabeth Jane, as well as the broader theme of strained family bonds in the novel. Henchard's character is known for his intense emotions, impulsive statements, and extreme reactions. His ideas of family loyalty is absolutely at it. Is often challenged by misunderstanding, pride, and past mistakes. So.
अब अगर हम बात करें, सो थॉमस हार्डी के जो है ना, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज के कंटेक्स्ट में ऐसे सेंटिमेंट जो है ना माइकल हैंचर्ड और उसकी बेटी एलिजाबेथ जेन के बीच जो है ना कॉम्प्लेक्स और अक्सर कॉन्फ्लिक्टिंग रिश्तों को जो है ना रिफ्लेक्ट करते हैं। साथ ही जो है नॉवल में फैमिली बॉन्ड्स के खराब होने के जो ब्रॉडर थीम को भी जो है ना दिखाते हैं। सो हैंचर्ड का जो कैरेक्टर अपने इंटेंस इमोशन, इम्पल्सिव स्टेटमेंट्स और एक्सट्रीम रिएक्शंस के लिए जाना जाता है। सो उसका फैमिली जो है लॉयल्टी को लेकर बिलीव जो है ना बिल्कुल एब्सोल्यूट बोले तो पक्का है। फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग बोले तो या ईगो बोले तो जो प्राइड होता है और पास्ट मिस्टेक की वजह से उसे अक्सर चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। नाउ critically, these lines also reveals the tragic intensity of Henchard's personality. While he values family deeply, his inability to balance emotion with reasons leads to suffering and alienation. Hardy uses such moments to show how human relationships are both powerful and fragile. This statement reflects the theme of love mixed with pride, suggesting that excessive emotionality can sometimes become destructive. Ultimately, it highlights the tragic irony of Henchard's life, where his strongest feeling often contribute to his downfall. अगर क्रिटिकली जो है ना, ये लाइन जो है ना हैंसर की जो पर्सनैलिटी की जो ट्रेजिक इंटेंसिटी को भी दिखाती है। भले ही वो फैमिली को बहुत डीपली वैल्यू करता है, लेकिन इमोशंस और रीजंस जो लॉजिक को जो है ना बैलेंस ना कर पाने जो है ना उसकी कमी उसके लिए सफरिंग और अकेलापन एलिनेशन लाती है। सो हार्डी ऐसे मोमेंट्स का जो है ना यूज़ ये दिखाने के लिए करता है कि इंसानी रिश्ते कितने पावरफुल पर जो है ना साथ ही कितने फ्रेजाइल नाजुक होते हैं। सो ये स्टेटमेंट प्राइड के साथ मिले हुए प्यार के थीम को रिफ्लेक्ट करता है, जो ये सजेस्ट करता है कि हद से ज़्यादा इमोशनल होना कभी कभी डिस्ट्रक्टिव बोले तो विनाशकारी बन सकता है। एंड में ये हैंसर्ड की लाइफ की जो है ना एक ट्रेजिक आयरनी को हाईलाइट करता है, जहाँ उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग से जो है ना अक्सर डाउनफॉल यानी पतन का कारण बनती है। सो अब बढ़ते हैं थर्ड एक्सट्रैक्ट पे। सो two laws, two justices, one law, and one justice protects the man of property, the man of wealth, the foreign exploiter. So इसका मतलब ये है, दो कानून, दो न्याय, एक कानून और एक प्रॉपर्टी वाले आदमी अमीर आदमी और फॉरेन एक्सप्लॉइटर को बचाता है। तो सबसे पहले इसका कंटेक्स्ट पढ़ते हैं। The given line express a strong criticism of social inequality and injustice in society. The speaker points out that there is not an equal system of law for all people. Instead, there are effectively two laws and two justices, one that protects the rich, powerful, and property owners, and another that neglects or disadvantages the poor and exploited sections of society. The repetition emphasizes the imbalance in the legal and social system, highlights the bias in favor of wealth and authority. So guys, पहले आप ये रीड कर लीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। देन ये भी रीड कर लीजिए। सो गाइस बेसिकली जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, सो ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, बस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। सो थ्रू आउट द होल पेपर थ्रू आउट द होल पेपर you should know how do you have to write the answer, as well as how to attempt the question, right? So इससे जो है ना आप ये सीखो कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करो, आंसर कैसे लिखो, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ये लास्ट लाइन है, लास्ट थर्ड लाइन, ये भी रीड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली जो है ना इस स्टेटमेंट में यही बता रहा है कि ये लाइन जो है ना सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी और इनजस्टिस की जो है ना स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म को एक्सप्रेस करता है।
स्पीकर पॉइंट आउट करता है कि सभी लोगों के लिए जो है ना इक्वल लॉ सिस्टम नहीं है, इसके बजाय इफेक्टिवली टू लॉस और टू जस्टिसेस हैं। एक जो अमीर पावरफुल और प्रॉपर्टी ओनर्स को जो है ना प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा जो सोसाइटी के पुअर और एक्सप्लॉइटेड एक्सप्लॉइटेड सेक्शंस को नेगलेक्ट या डिसएडवांटेजेस करता है। सो रेपुटेशन और लीगल सोशल सिस्टम से इम्बैलेंस पर जोर देता है। वेल्थ और अथॉरिटी के फेवर में जो है ना बायस बोले तो पक्षपात को हाईलाइट करता है। सिंपली इसमें ये बता रहा है कि एक तो अमीर लोगों के लिए अलग लॉ है, उन्हें बचाता है, और पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। सो ऐसा स्टेटमेंट जो है ना क्लास डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट को जो है रिफ्लेक्ट करता है। ये सजेस्ट करता है कि जस्टिस सच में जो है ना इम्पार्शियल बोले तो निष्पक्ष नहीं है, बल्कि सोशल और फाइनेंशियल पावर से इन्फ्लुएंस होती है। इसमें मैन ऑफ प्रॉपर्टी और फॉरेन एक्सप्लॉइटर उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो पावर सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं, जबकि आम लोग जो है वल्नरेबल और अनप्रोटेक्टेड रह जाते हैं। क्रिटिकली अगर हम ये वाला पढ़ें तो क्रिटिकली ये लाइन जो है ना उनके मॉडर्न सोशल थिंकर्स और ड्रामेटिस्ट्स की जो है ना चिंताओं को जो है ना एको करती है, जिन्होंने सोसाइटी में जो है इक्वालिटी इनइक्वालिटी और एक्सपोज किया। लिटरेचर में ऐसे आइडियाज़ अक्सर जो है ना ऑपरेशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और रिफॉर्म की जो है ना डिमांड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो टोन एक्यूजेटरी यानी आरोप लगाने वाली, और रिवॉल्यूशनरी है। इसका मेन एम जो है एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करना है। यस गाइस, बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट फोर्थ एक्सट्रैक्ट पे। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट वन अनदर, we who struggle against exploitation and oppression should give one another strength and faith till victory is ours. ये आप रीड कर लीजिए, देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जो लाइन है टू लॉस टू जस्टिसेस वन लॉ, आई थिंक ये वाला हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको ये वाला रीड करना है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट वन अनदर, वी हु स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन शुड गिव वन अनदर स्ट्रेंथ एंड फेथ टिल विक्ट्री इज आवर्स। यस, ये मैंने आपको 2 बार दिखा दिया है क्वेश्चन सिंपली। सो सो बेसिकली अगर मैं बताऊँ, सबसे पहले लाइन का जो ना ये मतलब है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बजाय हम जो एक्सप्लॉइटेशन और ऑपरेशन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें जीत मिलने तक एक दूसरे को स्ट्रेंथ और फेथ देना चाहिए। सो अब इसका कंटेक्स्ट समझते हैं, इसमें कंटेक्स्ट में क्या बता रहा है। ये लाइन जो है ना इनजस्टिस के खिलाफ जो है यूनिटी, एकता, कोऑपरेशन और कलेक्टिव स्ट्रगल का मैसेज देता है। स्पीकर जो है ना इस बात पर जोर देता है कि जो लोग एक्सप्लॉइटेशन और ऑपरेशन के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, उन्हें इंटरनल कन्फ्लिक्ट यानी जो इंटरनल झगड़े के थ्रू जो है ना खुद को डिवाइड नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। आइडिया ये है कि किसी भी सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रगल में सक्सेस के लिए यूनिटी ज़रूरी है। इस स्टेटमेंट का टोन जो है मोटिवेशनल और रिफॉर्मेटिव है। ये सजेस्ट करता है कि डिवीज़न जस्टिस मूवमेंट को कमज़ोर करता है, जबकि सॉलिडेटरी बोले तो एकजुटता और कोऑपरेशन उन्हें पावरफुल और इफ़ेक्टिव बनाती है। यही सब है इसमें। क्रिटिकली अगर मैं आपको बताऊं, इसमें जो है ना ऐसी लाइन जो ना अक्सर प्रोग्रेसिव और सोशल कॉन्शियस लिटरेचर से जुड़ी होती है, जो क्लास स्ट्रगल और ऑपरेशन से आज़ादी पर फोकस करती है। ये सोशलिस्ट और ह्यूमैनिस्ट सोच में जो है पाई जाने वाले इक्वालिटी, जस्टिस और कलेक्टिव एक्शंस के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करती है। मैसेज इंटरनल डिस्प्यूट्स, आपसी झगड़ों के खिलाफ भी जो है ना वार्न करता है, जो चेंज के बड़े मूवमेंट्स को जो है ना कमज़ोर कर सकते हैं। एंड में पैसेज इस बात पर जोर देता है कि एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ सच्ची जीत सिर्फ यूनिटी, पेशेंस
पेशेंस और एक जस्ट कॉज बोले तो सही मकसद के लिए शेयर्ड कमिटमेंट से ही हासिल की जा सकती है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, अब आपको एक कैरेक्टर स्केच लिखना है ऑफ डीडन की मातरी का। सो पहले रीड कर लीजिए, देन एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। सो गाइस, जब भी आपको किसी का कैरेक्टर स्केच लिखना हो तो आप जो है ना सबसे पहले उसके बारे में सोचो आखिर वो कैसा था। जो भी लिटरेचर का बुक है आपका, उसमें पहले स्टोरीज सारा आपको जो भी है, पोयम स्टोरीज, वो सब आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप कैरेक्टर स्केच लिख पाओगे। अगर डेडन कामेथी का जो है ना, इसका अगर कैरेक्टर स्केच की बात करें, सो आपने पढ़ा होगा कि डेडन कामेथी जो है ना, केनियन हिस्ट्री की सबसे शानदार फ्रीडम फाइटर में से एक थी, जिन्होंने जो है 1950s में जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो है मो अपराइजिंग विद्रोह के एक लीडिंग फिगर थी। उन्हें जो है ना एक निडर क्रांतिकारी, फियरलेस रिवॉल्यूशनरी, एक कमिटेड नेशनलिस्ट और ऑपरेशन अत्याचार के जो है ना खिलाफ रेजिस्टेंस का सिंबल के रूप में याद किया जाता है। उनकी लाइफ जो है हिम्मत, बलिदान बोले तो सैक्रिफाइस और आज़ादी के कॉज के लिए अटूट डेडिकेशन को दिखाती है। शुरुआत से ही जो है ना किमाथी ने जो है अन्याय बोले तो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाया था। और उन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को कड़क विरोध किया, और उनका मानना था कि उनके लोगों को जो है ना आज़ादी और इज्जत जीने का हक है। सो उन्होंने जो है किमाती की जो है ना सबसे क्वालिटी उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत थी। वो कभी भी जो है ना ब्रिटिश आर्मी की पावर या उनकी बगावत के रिजल्ट से नहीं डरी। यहाँ तक कि जब कॉलोनियल फोर्सेस ने मोमो फाइटर्स के खिलाफ जो है हैवी मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किए, तब भी किमाथी ने जो है केन्या के जंगलों से जो है ना अपना विरोध जारी रखा। तो इसमें आप बता सकते हो कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, कैसे वो आगे बढ़ी। उनका पूरा कैरेक्टर स्केच आपको बताना है। Now, second, what is the role of family in the life of a middle class woman in our times? Discuss with reference to Mohan Rakesh Halfway House. So, सबसे पहले आप रीड कर लीजिए, then I am going to explain you. इसमें बेसिकली ये बता रहा है कि मोहन राकेश के प्ले हाफवे हाउस में जो है ना एक मिडिल क्लास औरत की ज़िंदगी में फैमिली के रोल को सपोर्टिव और रिस्ट्रिक्टिव दोनों रूप में दिखाया गया है। प्ले हाई, इसमें आपको ये बताना है, इसके कंटेक्स्ट पूरा बताना है। और आंसर बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप रीड करके भी समझ सकते हैं। ये प्ले जो ना हाईलाइट करता है कि कैसे एक औरत की आइडेंटिटी, चॉइसेस और इमोशनल वेलबींग डीपली फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोशल नॉर्म्स और पर्सनल रिलेशनशिप से सेप होती है। मिडिल क्लास सोसाइटी में जो है ना एक औरत से अक्सर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पर्सनल एम्बिशन से ऊपर फैमिली ड्यूटीज़ को प्रायोरिटी दे। उसे जो है मेनली एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के बजाय एक बेटी, पत्नी या माँ के रूप में देखा जाता है। प्ले में जो है फीमेल कैरेक्टर जो है ना इमोशनली कॉन्फ्लिक्ट से स्ट्रगल करती है, क्योंकि उनके डिज़ायर्स और इंडिविजुअलिटी जो है ना लगातार फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सोशल एक्सपेक्टेशन से कंट्रोल होती है। फैमिली एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ प्यार और ड्यूटी एक साथ एग्जिस्ट करती है, पर अक्सर ड्यूटी हावी बोले तो डोमिनेट होती है। साथ ही जो है फैमिली इमोशनल सपोर्ट और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। फैमिली के अंदर ही एक औरत को सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन और बिलोंगिंग बोले तो अपनापन का एहसास मिलता है। हालांकि ये सपोर्ट करता है कि कंडीशनल होता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रोल्स को पूरा करने की उसकी एबिलिटी से जुड़ा होता है। ये सब आप इसके बारे में लिख सकते हो, और क्रिटिकली आप बता सकते हो कि जो मोहन राकेश फैमिली को जो है ना एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन के रूप में प्रिवेंट करते हैं। सो बेसिकली आप इसमें बता सकते हो कि इनको ये प्रोटेक्ट करता है, और इसके बजाय ये इमोशनल स्ट्रगल की एक जगह जो है ना बन जाता है, जहाँ औरतें अपने रोल्स और डिज़ायर्स को जो है ना नेगोशिएट करती है।
ये जो है ना फ्रीडम और मॉडर्न सोसाइटी में जो है ना औरतों के बदलते स्टेटस के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उठाता है। सो अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं, सो हाफ वे हाउस दिखाता है कि एक मिडिल क्लास औरत के लिए फैमिली एक डुअल रोल प्ले करती है। ये इमोशनल ग्राउंडिंग का सोर्स भी है और लिमिटेशन का एक स्ट्रक्चर भी, जो उसकी लाइफ और चॉइसेस को सेव करता है। नाउ थर्ड, comment on Ngugi ideology and worldwide with special reference to the relationship between politics and literature. सो नुगी की बात हो सबसे पहले इसमें आप बता सकते हो, सबसे पहले आप रीड कर लीजिए। सो बेसिकली गाइस इसमें आप मेनली ये सीख रहे हो कि आपको आंसर लिखना कैसे है, राइट। सो नुगी की आइडियोलॉजी जो है एक सेंट्रल एस्पेक्ट है कि लिटरेचर को जो है ना लोगों के काम आना चाहिए। उनका फॉर्मली मानना है कि राइटिंग सिर्फ एक एलिटिस्ट या प्योरली एस्थेटिक एक्टिविटी बनकर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसमें ऑप्रेस्ड मासेस यानी दबे कुचले लोगों के जो स्ट्रगल्स एक्टिवली शामिल होने चाहिए। उनके अकॉर्डिंग अफ्रीकन लिटरेचर को यूरोपियन वैल्यूज़ की जगह अफ्रीकन रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इस बिलीफ के चलते उन्होंने जो है ना अपनी राइटिंग की प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को रिजेक्ट कर दिया और कल्चरल रेजिस्टेंस के मीडियम के रूप में अपनी नेटिव गिकुकिया लैंग्वेज को प्रमोट किया। सो यही सब है, ये सब आप रीड कर सकते हो। नाउ बढ़ते आगे। What view of the justice system emerges from the exchanges between the judge and the Didan Kimatri? Elaborate. सो सबसे पहले आप रीड कर लीजिए। तो इसमें आप बता सकते हो कि शुरुआत से ही जो है ना जज कॉलोनियल स्टेट की अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि किमाती जो है रेजिस्टेंस बोले तो विरोध और ऑप्रेस्ड अफ्रीकन लोगों की आवाज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो कोर्ट रूम जो है एक फेयर जजमेंट की जगह नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसी स्टेज बन जाता है जहाँ कॉलोनियल पावर केन्या पर जो है ना अपना कंट्रोल जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। सो जज लॉ ऑर्डर और पनिशमेंट पर जोर देते हुए एक फॉर्मल लीगल तरीके से बात करता है। हालांकि उसके जो है ना क्वेश्चंस और आर्ग्यूमेंट्स उसे बायस यानी पक्षपात को दिखाते हुए किमाती के खिलाफ पहले ही फिक्स्ड है। सो अगर मैं बताऊँ इन पूरे पैराग्राफ में यही हो रहा है कि इन एक्सचेंजेस से पता चलता है कि प्ले में दिखाया गया जस्टिस सिस्टम अनजस्ट, ऑप्रेसिव और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये कॉलोनियल रूल की जो है ना ब्रॉडर रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ लॉ राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि फ्रीडम को सप्रेस यानी कुचलने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन फिफ्थ, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ एन ए डीवर। अब आपको एन ए डीवर का कैरेक्टर डिस्कस करना है। सो एनी डीवर जो है ना अर्थुत मिलर के प्ले बोले तो ऑल माई सन्स के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक थे। वो जो है केलर फैमिली के मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स और छुपे हुए सच को सामने लाने में जो है ना एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। उसका कैरेक्टर जेंटल, सेंसिटिव, लॉयल और इमोशनल स्ट्रॉन्ग है। फिर भी जो है ना वो पास्ट के बोझ और अपनी फैमिली से जुड़ी ट्रेजेडी से डीपली अफेक्टेड है। जो एन स्टीव डीवर की बेटी है, जिस पर जो है ना वार के दौरान डिफेक्टिव एयरप्लेन पार्ट्स भेजने का इल्ज़ाम था।
जिसके कारण कई पायलट्स की डेथ हो गई थी। हालांकि उसका जो है ना पिता जो है ना जेल में है, एनी ने धीरे धीरे जो है ना उनके गिल्ट यानी गुनाह की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक्सेप्टेंस उसकी मेच्योरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ को दिखाता है, क्योंकि वो पेनफुल सच को डिनाई करने के बजाय फेस कर पाती है। हालांकि वो अपने पिता से जो है ना प्यार करने के साथ साथ उनकी गलती पहचानने का इमोशनल कन्फ्लिक्ट भी कैरी करती है। सो इस प्रकार से आप उसका कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं रीड करके। सो यस, सो इसी के साथ अपना होता है ये वाला ख़त्म। अब बेसिकली गाइस मैंने आपको अभी तक बता दिया ये ऐसे डिटेल में कि पेपर में आपको आंसर अटेम्प्ट कैसे करना है। अब दिसंबर एग्ज़ाम 2024 का हम करेंगे और इसे थोड़ा जल्दी करेंगे। ओके, सो आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे 100 वर्ड्स पे लिखो। सो रियलिस्टिक ड्रामा सबसे पहले हो गया। सो आप ये नॉर्मली देख कर रीड कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है। इसमें बता सकते हो कि रियलिस्टिक ड्रामा एक टाइप का फॉर्म है। रियलिस्टिक ड्रामा थिएटर एक ऐसा फॉर्म है जो लाइफ को ठीक वैसे ही प्रेजेंट करता है जैसे वो रियलिटी में होती है, बिना किसी आइडियलाइजेशन के, यानी परफेक्ट बनाकर दिखाया या बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, तभी तो रियलिस्टिक लिखा है इसमें। सो यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। देन कैरेक्टर। सो कैरेक्टर में आप बता सकते हो कि एक कैरेक्टर किसी लिटरेरी वर्क जैसे प्ले, नॉवल या स्टोरी में एक पर्सन या एनिमल या फिगर होता है। यानी कैरेक्टर जो है ना किसी भी नैरेटिव कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन का कैरेक्टर बता सकते हो, एनिमल का। सो रीड कर सकते हो, यहाँ पे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, सो ये नोट जो है आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। देन हिस्ट्री प्लेस। इसमें आप बता सकते हो कि जो हिस्ट्री प्लेस जो है ना ऐसे ड्रामेटिक वर्ड्स होते हैं जो हिस्टोरिकली इवेंट्स यानी फिगर्स और पीरियड्स पर जो है बेस्ड होते हैं। ये प्लेस जो है पास्ट के रियल इंसिडेंट्स को एक ड्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करती है। इस प्रकार से यानी पास्ट के चीज़ों को ड्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करना, इतिहास को। देन एक्ट एंड सीन। अब इसे आप इस तरीके से समझा सकते हो कि जो एक्ट जो है ना किसी प्ले का एक मेजर डिवीज़न हिस्सा होता है, जिसमें रिलेटेड इवेंट्स का एक ग्रुप होता है और जो स्टोरी को जो है ना बड़े पार्ट्स में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। इस प्रकार से आप बता सकते हो। और सीन जो है कैरेक्टर के बीच डिटेल्ड एक्शन और डायलॉग को दिखाने में हेल्प करता है। सो इन दोनों को मिलकर जो है ना एक्ट्स और सीन्स एक प्ले को समझाने और परफॉर्म करने में आसान बनाते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। सो यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। नाउ एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। नाउ जो है ना आपको ये कंटेक्स्ट दिया होगा फ्रॉम द रेफरेंस, ये रेफरेंस दिया है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फ्रॉम नाउ ऑन आई ओनली बॉदर अबाउट माई सेल्फ डैश आई हैव डन माई utmost. It's the end now as far as I am concerned. It really is the end. अब से मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा। मैं अपना बेस्ट दे दिया है, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है। जहाँ तक मेरी बात है, ये अब दी एंड है। ये सच में एंड यानी ख़त्म है। सो ये लाइन है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सो ये लाइन से इमोशनल थकान, रेजिनेशन, यानी पता ही चल रहा है इसे देख के, यानी हार मान लेना और फाइनल डिफीट, उसके बारे में एक्सेप्ट कर लेने का सेंस एक्सप्रेस करता है। तो इस प्रकार से आप स्पीकर के थॉट्स को बता सकते हो। सो आप रीड कर सकते हो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। Then second extract. I'm 61 years old. When would I have another chance to make something for you? 61 years old. You don't get another chance, do you? मतलब मैं 61 साल का हूँ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ बनाने का दूसरा मौका कब मिलेगा? 61 साल का उम्र, आपको दूसरा मौका नहीं मिलता, क्या मिलता है? तो इस प्रकार से ये लाइन है। तो अब इसे एक्सप्लेन करना है मेनली आपको, स्पीकर क्या कहना चाहता है।
तो इसमें आप बता सकते हो कि दी गई लाइन्स में जो है ना पछतावा बोले तो रिग्रेट, अर्जेंसी बोले तो जल्दबाजी, और मौका छूट जाने वाले जो ना एक गहरे एहसास को एक्सप्रेस करता है। यानी 61 साल का हो गया है, सो गहरे एहसास को ही एक्सपेक्ट करेगा कि मौका छूट गया है। सो ये आप रीड कर सकते हो। Now, who are friends and who enemies? Oh, the agony of a lone battle, but I will fight on the end alone. यानी दोस्त कौन है और दुश्मन कौन? ओह, इस अकेले बैटल का दर्द, लेकिन मैं एंड तक लड़ूंगा अकेले। सो ये है। सो इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। D. What the hell do you mean? You did it for me. Don't you have a country? You are not even an animal. No animal kills his own. यानी इसका मतलब है तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने ये मेरे लिए किया? क्या तुम्हारा कोई देश नहीं है? तुम एक जानवर तक नहीं हो। कोई जानवर अपनों को नहीं मारता। सो ये लाइन्स क्लियरली आपको बता रही है कि ये लाइन सख्त गुस्सा, मॉरल आउटरेज बोले तो नैतिक क्रोध और इमोशनल शॉक को एक्सप्रेस करता है। स्पीकर किसी के जो है ना इस जस्टिफिकेशन पर जो है ना बयां कर रिएक्ट करता है कि हार्मफुल, कि एक हार्मफुल एक्ट मेरे लिए फॉर मी किया गया था। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब बढ़ते क्वेश्चन थर्ड में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिस्कस द वुमेन्स पर्सपेक्टिव इन हाफ वे हाउस। यानी वुमेन का क्या पर्सपेक्टिव था हाफ वे हाउस से। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जो राकेश मोहन राकेश प्ले वाला जो हाफ वे था वही है इसमें। सो आप डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हो रीड करके प्रोबेबली। सो अब आपको जो है ना क्रिस कैलर का जो है ना कैरेक्टर डिस्कस करना है। बेसिकली गाइस लिटरेचर में जो है ना कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। सो किसी पर्टिकुलर जो है प्रोटैगनिस्ट हो सकता है स्टोरी का, या कोई कैरेक्टर हो सकता है, उसका कैरेक्टर आपसे पूछ लेगा, इसका कैरेक्टर एक्सप्लेन करो। सो क्रिस कैलर क्या थे इसमें एज पर स्टोरी अगर आपने रीड किया तो। सो क्रिस कैलर जो है आर्थर मिलर के प्ले ऑल माई सन्स के सेंट्रल कैरेक्टर में से एक है। उसे एक आइडियलिस्टिक, सेंसिटिव और मॉडली कॉन्शियस यानी नैतिक रूप से जागरूक यंग मैन के रूप में दिखाया जाता है, जो ट्रूथ, जस्टिस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्ट्रांगली बिलीव करता है। सो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, यहाँ से आप रीड कर सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है। चलिए, डिस्कस द मेल एज अ विक्टिम ऑफ सोसाइटी ऑफ हिज टाइम विद रेफरेंस टू हाफवे हाउस। वही हाफवे वाला हाउस वाला इसमें आ गया है। तो इसमें आप बता सकते हो कि मोहन राकेश के प्ले जो हाफवे हाउस में जो है, सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि जो मेल, जो पुरुष कैरेक्टर थे, उनको भी जो है ना अपने टाइम के सोशल स्ट्रक्चर का विक्टिम बोले तो शिकार दिखाया गया है। ये प्ले जो है ना एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली को प्रेजेंट करता है जहाँ मर्द जो है ना सोशल एक्सपेक्टेशंस, इमोशनल कन्फ्यूजन और अथॉरिटी, स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए रखने के प्रेशर से जो है ना दबे हुए हैं। ये एक ऐसे सिचुएशन बनाता है जिसमें मर्द भी जो है ना साइकोलॉजिकली और इमोशनली सफ़र करता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो।
देन फोर्थ पार्ट, डिस्कस द थीम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्ले ऑल माई सन्स। सो ये आप रीड कर लो, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इसमें आप बता सकते हो कि जो अर्थर मिलर के का जो प्ले है ऑल माई सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो सामाजिक जिम्मेदारी की जो ना थीम को, यानी खासकर बिजनेस एथिक्स और वार और ह्यूमन मोरालिटी के जो ना कंटेक्स्ट में बहुत ही पावरफुली एक्सप्लोर करता है। प्ले इस बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाता है कि क्या एक इंसान की ड्यूटी सिर्फ उसकी फैमिली तक लिमिटेड होती है या पूरे सोसाइटी तक जाती है। सो जॉ किलर के जो है ना कैरेक्टर और उसके एक्शंस के जरिए मिलर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करने के कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजों को एक्सपोज करते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, कमेंट ऑन द कंसेप्ट ऑफ टाइम इन टी ट्रायल ऑफ डेडन के मार्टरी। सो आपको कमेंट करना है जो ट्रायल ऑफ डेडन के मार्टरी का जो था, टाइम इन ट्रायल ऑफ डेडन के मार्टरी के कंसेप्ट पे। सबसे पहले आप रीड कर लीजिए, देन एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। देन कंक्लूजन। सो बेसिकली जो है ना इसमें जो है ना ये प्ले में जो है ना टाइम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ना, इसका हिस्टोरिकल डायमेंशन बोले तो ऐतिहासिक पहलू है। सो किमाती का जो है ना ट्रायल सिर्फ एक स्पेसिफिक मोमेंट पर जो है ना एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, बल्कि केन्या में कॉलोनियल ऑपरेशन, अत्याचार और रेजिस्टेंस की जो है ना पूरी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। कोर्ट रूम में एक ऐसी जगह बन जाता है जहाँ पास्ट के इनजस्टिसेस, अन्यायों को जो है ना दोबारा देखा और क्वेश्चन किया जाता है। सो इस सेंस में टाइम जो है ना लेयर्ड बोले तो पैटर्न में है, और कहानी में एक ही वक्त पर जो है ना अलग अलग हिस्टोरिकल मोमेंट जो है एग्जिस्ट करते हैं। सो इस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें आप एट द एंड जो कंक्लूजन में ये बता सकते हो कि द ट्रायल ऑफ डेडन के माथी टाइम को जो है ना मल्टी लेयर्ड और डायनेमिक, बदलते रहने वाले रूप में प्रेजेंट करता है। ये सिर्फ एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, बल्कि हिस्ट्री, मेमोरी और रिवॉल्यूशनरी एक्सपेक्टेशंस का जो है ना एक कॉम्बिनेशन है। टाइम के इस कॉम्प्लेक्स यूज़ के जरिए जो है ना प्ले राइट्स इस बात पर जोर देते हैं कि कॉलोनियलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल कॉन्टिन्यूस है, और फ्यूचर का जो है ना पास्ट और प्रेजेंट के कलेक्टिव एक्शन से शेप होता है। सो यस गाइज, इसी के साथ आपका पेपर होता है ख़त्म। आई होप आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा। सो अगर आपके पास, अगर मन में आपके कोई डाउट हो, राइट, सो आप डायरेक्टली जो है ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से आप पूछ सकते हो, राइट। एंड अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए इग्नो से रिलेटेड, सो डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे जा सकते हो। सो यस, मेरे चैनल का नाम मैंने जैसे आपको बता ही दिया, AMAR कुमार। फ़ोटो आपके स्क्रीन में आ गया होगा, द एजुकेटर, द एजुकेटर ये है। आप डायरेक्टली वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। सो यस गाइज, ऑल द बेस्ट ऑफ योर एग्ज़ाम। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।